आज आरआरएस न्यूज आरक्षण और वंशवाद पर धनबाद के अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बातचीत किया है और इस संबंध में आइए आपको भी, अपने दर्शकों को भी मैं यह बात सुनाता हूं। तो EWS का जो आरक्षण आप 10% बात बोल रहे हैं, इसमें 8 लाख का है। जो व्यक्ति 8 लाख कमाएगा वो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे। इस EWS में मैक्सिमम 1 लाख जो कमा रहा जो परिवार, उसके बच्चे को इसका लाभ होना चाहिए। और जनरल को खुश करने के लिए, ताकि नाराजगी जो बढ़ रही थी आरक्षण के खिलाफ, इसको संयमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए यह एक सोची समझी चाल है। ये 10% मोदी सरकार यह स्पष्ट करे कि जनरल को 10% चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन सा सीट रिजर्व किया गया है। राजनीतिक रूप से पिछड़ा, उसको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। जैसे आप आरक्षण मंदिर में जो बैठा है उसको नाली साफ करने का काम कर दे दीजिए, और नाली जो साफ करता है उसको मंदिर में पूजा करने का जगह दे दीजिए, आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। 50% आरक्षण को कैपिंग लगाया था सुप्रीम कोर्ट, उस कैपिंग को खुद हटाने का काम किए। और बड़ा दिलचस्प है, आप बोल रहे कि नहीं हम इसका विरोध में है, हाल पास हो जा रहा है, आपका अंतिम समय में चल रहा है। अब सुनने में इतना व्याकुलता आप ही दिखलाएं। अरे सुनने के लिए अपने व्याकुलता आपने दिखाया, साफ होता है कि कहीं न कहीं बात है। ये 72 दिन जो बढ़ाया गया था ना, ये प्रधान न्यायाधीश है, इसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि जो 497 का जो अमेंडमेंट हुआ कि जो शादीशुदा व्यक्ति जो है वो अगर किसी के पर स्त्री को या पर पुरुष से अगर कोई संबंध रखता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये चंद्रचूड़ जी का ही फैसला था। मुख्य न्यायाधीश जो है वो चंद्रचूड़ साहब बने हैं, तो चंद्रचूड़ साहब के पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, तो अब उनका बेटा भी सुप्रीम कोर्ट के अब तो मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए। तो ये वंशवादी है या नहीं? निर्वंशवादी लोग जो शादी नहीं करके भागने वाले लोग शादी से, ये लोगों का प्रोपेगेंडा। मैं कहता हूँ कि आप जो जिस तरफ इशारा करते हैं, लोग बोलते हैं सोनिया गांधी को, परिवार को, कि ये लोग वंशवादी है, तो क्या राहुल गांधी चुनाव जीत के जाते हैं ना कि किसी नॉमिनेट होते हैं सांसद, तो बताइए हमको। वो भी तो चुनाव में जनता के बीच में 10 लाख 20 लाख की आबादी को फेस करके उन्हें वोट लेकर आना जाते हैं श्रीमान जी, तो आप कैसे उसको वंशवादी बोलती है? माननीय मैडम सोनिया गांधी जो है वो चुनाव जीत कर नहीं गई है, MP नहीं बनी वो। तो जो लोग, अब मान लालू यादव पे लगता है, तो लालू यादव का दोनों पुत्र चुनाव फेस करते हैं और चुनाव जीत कर जाते हैं, तो चुनाव जीत कर जाना वो उसको वंशवादी नहीं बोलते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में वंशवादी का कोई जगह नहीं है। जो लोकतंत्र में चुनाव होता है, जैसे कि कोई डॉक्टर का बच्चा है, वो अगर पढ़कर डॉक्टर बन जाता है तो उसको कैसे वंशवादी आप कहिएगा? ये उन लोगों का जवाब है जो लोग कहते हैं कि वंशवादी है कि नहीं। तो उसी तरह अगर आप चंद्रचूड़ साहब को उनके नज़रिए से देखिएगा, जो लोग इन लोग बोलते हैं ये फूल पार्टी का लोग, ये हाफ पैंट गैंग के लोग जो बोलते हैं, उसके के लिए हम कह रहे हैं कि आप तो इनको भी कहिएगा कि ये भी वंशवादी हैं। तो आप समझने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र का जो बात होता है, लोकतंत्र में चुनाव की जो प्रणाली है उसको अपनाने वाला लोग वंशवादी नहीं है, या ये राजा का संसद नहीं है। अभी लोकतंत्र लगा हुआ, तो लोकतंत्र में आप वंशवादी की बात कैसे करते हैं? और सबसे बड़ा आपको इसमें जानकर ताज्जुब होगा, ये वंशवादी कौन बोलते हैं? जो लोग खुद शादी से भागने वाले लोग जो है, परिवार छोड़ के रहते हैं, यही लोग परिवार बढ़ाने की बात भी करते हैं कि भाई हम लोग को संख्या कम हो गया, हम लोग बढ़ाएंगे नए नए तरीके। और जब इंदिरा गांधी नसबंदी को लेकर जब प्रोग्राम लेकर आई, तो आपको याद होगा कि सबसे विरोध करने वाला 2 था, ये हाफ पैंट गैंग वाला और एक मुल्ला गैंग वाले लोग। ये दोनों लोग विरोध किए थे। यहाँ दोनों एक हो गए, मुल्ला गैंग भी और ये हाफ पैंट गैंग भी। और यही लोग जो है ना, उनका सक्सेशन जो है इंदिरा गांधी का जो ये योजना था कि हम परिवार नियोजन को लेके जाएंगे, ये लोग विरोध किए थे। और जब अपने मुंह से कुछ बोलते हैं और कान से भी कुछ बोलते हैं, तो क्या इसीलिए हाफ पैंट गैंग जाकर के मस्जिद घूम रहा है? अरे भाई ये तो मैंने श्रीमान जी, ये तो हिम्मत में राहुल गांधी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनका जो भारत जोड़ो अभियान का परिणति था कि ये लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये लोग क्या, मैं RSS की बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। न्यूज़ चैनल में भी देख रहे थे, वो न्यूज़ चैनल आपका पोर्टल वाला न्यूज़ हम देख रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि इन लोगों को चड्डी गैंग को, ये हाफ पैंट गैंग जिसको हम लोग कहते हैं,
इन लोगों को वहाँ पर विदेशों में कहीं जगह पर कुछ ना कुछ इन लोगों को क्लू मिल रहा है। कई को सांसद जो है ब्रिटेन में, अमेरिका में इन लोगों के खिलाफ में किया कि इन लोग नफरत फैलाता है, इन लोग को फंडिंग कहाँ से आता है, इस तरह का जांच के लिए कहीं अभी देखिए ब्रिटेन में जो अभी जो दंगा वाला मामला हुआ इसमें RSS का नाम आया है, उसमें छठी गैंग वाले लोगों का नाम आया था कि इन लोग भी उसको फंडिंग करते हैं और वहाँ पर उन लोगों को बैन किया तो वहाँ पर हंगामा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बात आप कहते हैं यहाँ पर कुछ वहाँ, तो इसके लिए कहा कि भाई हम लोग के विरोध में नहीं है तो चले गए को मुल्ला के बिरयानी खाने के लिए कि हाँ भाई हम लोग सब कुछ ओके हैं। भैया ये सब लोग जाना है कि 1925 से आप भारत में कर क्या रहे हैं। आपको एक बात जानकर हर्ष होगा कि जितने भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस का आप नाम ले लीजिए, सरदार पटेल जी का नाम ले लीजिए, महात्मा गांधी जी का नाम ले लीजिए, अम्बेडकर साहब का नाम ले लीजिए, मेनन का नाम लीजिए, जितने आज़ादी के दीवाने हैं, भगत सिंह का नाम ले लीजिए, जितने आज़ादी के दीवाने हम लोग थे तो आज़ादी के लिए सब कुछ करवाने थे, कभी चड्डी गैंग हाफ बैट गैंग के कार्यालय नहीं गए। अब बताइए क्यों नहीं गए, बताइए हमको। सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं गए, भगत सिंह क्यों नहीं गए, पटेल साहब क्यों नहीं गए। और पटेल साहब तो इन लोगों को जो है ना महात्मा गांधी का जो हत्या उसमें बैंड किसको किया गया था, ये लोग लिखित देकर छूटे। और तो ये लोगों का यही काम है सर जी, ये लोग इसमें नफरत फैलाने का सिवा कुछ नहीं किया। कि इसकी प्रूफ ये होता है कि जितेंद्र हमारा फ्रीडम फाइटर हम लोगों का है, जो हम लोग का देश का आइकॉन है, कभी इन लोग का दफ्तर में अपना फोटो खिंचाते नजर, क्योंकि इन लोग नज़दीक से देख रहे थे इन लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा दूसरा चीज़ ये बताइएगा आज़ाद जी कि जो 72 दिन के लिए एक हमारे यदि में चीफ जस्टिस बनकर आए और 72 कारनामे करके गए, इस पर आपका क्या? ये सर 72 कारनामा के लास्ट कारनामा आप देख लीजिए कि जो 50% आरक्षण को कैपिंग लगाया था सुप्रीम कोर्ट, उस कैपिंग को खुद हटाने का काम किए। और बड़ा दिलचस्प है, आप बोल रहे कि नहीं हम इसका विरोध में हैं, अली पास हो जा रहा है, आपका अंतिम समय में चल रहा है। अब सुनने में इतना व्याकुलता आप ही दिखलाएं, अरे सुनने के लिए आपने व्याकुलता आपने दिखाया, साफ होता है कि कहीं ना कहीं बात है। ये 72 दिन जो बैठाया गया था ना, ये 72 दिन वाला, वो 72 दिन वाला बहुत कुछ है अभी। क्योंकि न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका, मैं मानता हूँ कि तमाम विरोधों के बाद हमारा जो न्यायपालिका है और देश की अपेक्षा अभी भी कहीं न कहीं स्वच्छ है। तो क्या देश ये आशा रखे कि इनका भी कहीं राज्यसभा या लोकसभा का सीट रिजर्व हो चुका है? वर्तमान के जो प्रधान न्यायाधीश है इसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि जो 497 का जो अमेंडमेंट हुआ कि जो शादीशुदा व्यक्ति जो है वो अगर किसी के पर स्त्री को या पर पुरुष से अगर कोई संबंध रखता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये चंद्रचूड़ जी का ही फैसला था, आपको मालूम होना चाहिए, ये यही फैसला था। तो आप बताइए मेरे से जो भारत सभ्यता और संस्कृतियों का देश रहा है, वहाँ पर इस तरह का कि शादीशुदा आदमी का किसी से अगर किसी मान लीजिए कोई पुरुष का शादीशुदा पुरुष का किसी स्त्री से संबंध चल जा रहा है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर कोई शादीशुदा है, महिला है और उसका किसी पुरुष से संबंध गलत संबंध कायम हो जाता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये भारत की सभ्यता और संस्कृति का अनुरूप ये किनका फैसला था? हम जहाँ तक मेरी जानकारी है ये चंद्रचूड़ साहब का फैसला था। सवर्ण आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में पास हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं लग सकता है, दिया जा सकता है। फिर ये कैसे संभव होगा? सुप्रीम कोर्ट ही आदेश दिया है इसमें। आरक्षण का मतलब क्या समझते हैं आप? आरक्षण जो है वो बहुत बड़ा विषय है। आरक्षण ये वर्षों हजारों वर्ष से चला रहा है खास वर्ग के लिए। ये सब आयुवास है। जो EWS का जो आरक्षण आप 10% बात बोल रहे हैं, इसमें 8 लाख का है। जो व्यक्ति 8 लाख कमाएगा वो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे। इस EWS में मैक्सिमम 1 लाख जो कमा रहा जो परिवार, उसके बच्चे को इसका लाभ होना चाहिए। और जो अभी 50% जिस आरक्षण का बात आपने किया, जिसको आरक्षण मिल रहा है, जिसके पिताजी को आरक्षण से नौकरी मिल गया, उसका बेटा को नहीं मिलना चाहिए। चाहे वो आदिवासी हो या अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति, जो भी व्यक्ति एक बार आरक्षण से लाभान्वित हो गया, उनके वंशज को किसी भी कीमत पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, ये गिरोह है जो खास वर्ग का लोग, वही बाप भी आरक्षण से लाभ प्राप्त हुआ, बेटा को भी आरक्षण से लाभ प्राप्त हुआ, उसका पोता को भी आरक्षण से लाभ प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण का मतलब है विशेष अवसर वैसे देने को दीजिए जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसमें हम 2 बात बोलना चाहते हैं
कि जो भी आरक्षण के श्रेणी में है वो आरक्षण से कोई व्यक्ति अगर एक बार लाभ ले चुका है तो उसके वंश को फिर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए स्वतंत्र भारत में। दूसरा, EWS का जो आरक्षण है उसमें 8 लाख का जो सीमा है उसको घटाकर 1 लाख किया जाना चाहिए, ताकि जो 1 लाख से नीचे परिवार जो कमा रहा है वही असली आर्थिक रूप से बैकवर्ड है। SC ST OBC का जो आरक्षण है उस पर 72,000 रुपया इनकम लागू है, और जो सवर्ण आरक्षण जो लागू किया गया परसों उस पर 8 लाख रुपया सीमा तय किया गया कि 8 लाख कमाने वाला भी आर्थिक रूप से कमजोर है। यही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपया से जो नीचे कमा रहा है EWS के लोग, उसी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। 8 लाख में तो 90% लोग आ जाएगा जी, सभी आ जाएंगे फिर तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका नए सिरे से पूरे आरक्षण के व्यवस्था को पूरे नए सिरा से एक आयोग बनाकर इस पर चिंतन मनन करना चाहिए, तब लागू करना चाहिए। आरक्षण नीति आई है, EWS का नाम है और सुप्रीम कोर्ट से मोहर भी लग गई है, इस पर आप क्या कहें? इस पर क्या कहेंगे? आरक्षण तो बनाया किसने, और आरक्षण तो है क्या, और आरक्षण का बेस क्या है? आरक्षण किसके लिए बना था? आरक्षण उसके लिए बना था जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा था। उसको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, जिससे आप आरक्षण करें। आज हम जहाँ खड़ा हैं ये SP कोठी के सामने खड़ा है, SP कोठी के द्वार में खड़ा है। ठीक इससे आधा किलोमीटर दूर जाइए, एगो मंदिर मिलेगा दहिना साइड में, उसका पुजारी देखिएगा कौन है। ठीक यहाँ से बाएं जाइए और थोड़ा पीछे जाइएगा, वहाँ नाली नज़र आएगा, तो ये देखिएगा कि नाली साफ करने वाला कौन है। तो एक काम कीजिए, मंदिर में जो बैठा है उसको नाली साफ करने का काम कर दे दीजिए, और नाली जो साफ करता है उसको मंदिर में पूजा करने का जगह दे दीजिए, आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। अब रही बात कि भारतीय संविधान में अधिक फंडामेंटल राइट है कि सबको जीने का अधिकार है। किसकी आरक्षण के रिजर्वेशन से किसकी जीविका लूटी जा रही है रे भाई? आरक्षण लेने वाला मेहनत करके खाता है, आरक्षण लेने वाला कभी मानसिक रूप से, दिमागी रूप से आदमी को डरा के धमका के नहीं खाता। जिस दिन वो लोग चाह लेंगे कि हम आदमी को सेवा की भावना से सेवा करके खाएंगे, उस दिन आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। और जिस दिन उनके मानसिकता में ये भरा रहेगा कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना के, डरा के, धमका के, लूट के खाएंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, अपने परिवार और रिश्तेदार का भरण पोषण करेंगे, उतना दिन तक आरक्षण रहना चाहिए। अभी सवर्ण आरक्षण कोर्ट से लागू हुआ, कोर्ट का हरी झंडी मिल गया है। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट का हरी झंडी मिल गया है कि आरक्षण में जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें 103वां संशोधन करके मोदी जी ने सवर्ण आरक्षण को लागू किया, और उसके बाद भी वे कोर्ट में चला। अब बताइए कि जो कोर्ट उस पर मोहर दे दिया है, लेकिन उसमें कुछ लोग खामियां गिना रहे हैं कि इसमें 8 लाख का प्रावधान नहीं होना चाहिए। 8 लाख में तो टोटल सवर्ण आ जाएंगे, 80% से ऊपर आ जाएंगे, 90% में आ जाएंगे 8 लाख में, या 100% आ जाएंगे। ऊपर आप क्या करें? मोदी जी के द्वारा जो इस बार संविधान में संशोधन कर सवर्णों को नाम पर जनरल कैटेगरी को जो सुविधा दी गई है, उनके तरफ से उनका आ जाएगा, उसके माध्यम से जनरल को 10% दिया गया है, और कहा जा रहा है कि सिर्फ सवर्ण को। तो इस तरीके से जनता को भ्रमित किया जा रहा है। 10% में सवर्ण के अलावे अन्य भी सम्मिलित हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से जनता में प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अब जहाँ तक
गरीबी को आधार बना करके 10% दिया गया है, तो हमारा मांग है कि पिछड़ा वर्ग को जो 27% दिया गया है उसमें भी गरीब को चिन्हित कर 10% पर उनको भी फिक्स किया जाए और उनका आरक्षण जो बढ़ाया गया उनको घटाया जाए। और यही चीज़ अन्य वर्ण पर भी लागू होना चाहिए। गरीबी के आधार पर, जाति के आधार पर और गरीबी के आधार पर दो तरह का मापदंड नहीं चलेगा संविधान में, जबकि बराबरी की बात की जाती है। तो इस तरीके से तत्काल में जनरल को खुश करने के लिए, ताकि नाराजगी जो बढ़ रही थी आरक्षण के खिलाफ, इसको संयमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए यह एक सोची समझी चाल है। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी लोकसभा से पास किया है उस पर मुहर लगाई है, तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सही है। तीसरी बात, ये 10% मोदी सरकार यह स्पष्ट करे कि जनरल को 10% चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन सा सीट रिजर्व किया गया है। अगर राजनीतिक रूप से हमको संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है तो अन्य वर्ग को भी 8 लाख में शामिल कर लिया जाए। और 8 लाख ही क्यों, इसको भी स्पष्ट होना चाहिए। नहीं, ओबीसी SC ST को 72,000 रुपया फिक्स है। 72,000 से ऊपर इनकम यदि है तो आप इससे लाभ नहीं ले सकते। सबन ऐसा कहीं नहीं है, यही रूलिंग है। SC ST को जाति के आधार पर मिल रहा है, इसलिए उसको मैंने कि उसके इकोनॉमिकली पॉइंट पर उसको नहीं दिया जा रहा है, वो सिर्फ जात के नाम पर। और अपति भी अगर SC है और अपति भी ST है तो वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और उनके लिए चुनाव सीट भी रिजर्व है। लेकिन जनरल के लिए कहीं भी चुनाव सीट रिजर्व नहीं है। जाति के अगर महत्व है, वैसे में आते हैं तो उनके लिए कहीं कोई सीट रिजर्व नहीं है। ब्राह्मण है उनके लिए कहीं कोई सीट रिजर्व नहीं है। क्षत्रिय है उनके लिए कहीं कोई सीट रिजर्व नहीं है जब वो चुनाव लड़ सके राजनीतिक रूप से जो उस क्षेत्र में। और एक ही सीट को बार बार SC ST के नाम पर रिजर्व नहीं रखा जाए, इससे वहाँ के अन्य वर्णों का विकास रुक जा रहा है। और इन लोगों के लिए भी जो सीट जिनके लिए रिजर्व नहीं है उनके लिए भी सीट रिजर्व किया जाए। अगर बराबरी की बात की जाती है, अगर नहीं की जाती है तो जनता इससे आंदोलित होने के लिए अग्रसर है। धन्यवाद साहब। हमारे साथ में भी नारायण सिंह जी थे और आपके भी दर्शक को हमारे साथ रवि रंजन सिंह के साथ कैमरामैन पूनम सिंह जी।